हाय फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा। अपन 12th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे थे, जो पहला चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों में जनन। अब देखो, अपन जो आवर्तबीजी पादप पढ़ रहे थे उनमें अपन ने पढ़ लिया था आज पढ़ेंगे अपन नर युग्मोद्भिद जनन। और पढ़ा अपन ने परागकोश पढ़ा, लघु बीजाणु धान्य पढ़ी, लघु बीजाणु पढ़े, कैसे क्या होता है उनमें, लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। आज अपन पढ़ेंगे नर युग्मोद्भिद जनन। तो नर युग्मोद्भिद जनन में, और चलो अब पढ़ते हैं। देखो, जो हम कुछ डेफिनेशन की बात कर रहे थे उनमें एक परिभाषा की और बात करते हैं, जैसे पोलन कीट। कौन सी? पोलन कीट। देखो, पोलन कीट क्या होता है कि जैसे लघु बीजाणु था। क्या था? लघु बीजाणु या परागकण, ये बाह्यचोल अंतःचोल इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर जो अंतःचोल मतलब जो अंतःचोल है वहाँ पर क्या थे? जनन छिद्र। क्या थे? जनन छिद्र। यहाँ पर क्या होता है? एक चिपचिपा आवरण निकलता है, सेलुलोज या प्रोटीन आवरण, ठीक है। ये चिपचिपा आवरण पूरे के ऊपर फैला हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई भी कीट कोई भी कीट यदि पुष्प के ऊपर बैठता है, कोई भी कीट यदि पुष्प के ऊपर बैठता है, तो कीट के पैरों से या कीट के पंखों से ये परागकण क्या हो जाते हैं? इस सेलुलोज या चिपचिपे आवरण की सहायता से चिपक जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं? उनसे चिपक कर परागण की क्रिया संपन्न करते हैं कि लघु बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं? दूसरे पादप पर चले जाते हैं। तो पोलन कीट क्या होता है? पोलेन मतलब पोलिनेशन, पोलिनेशन मतलब परागण, पोलिनेशन मतलब परागण, ठीक है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? कीटों के द्वारा। तो कीटों के द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है, कीटों के द्वारा जो परागण की क्रिया संपन्न होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोलन कीट। और देखो, जो पोलन कीट होता है किन में पाया जाता है? सिर्फ सिर्फ उन पादपों में उन पादपों में ही पाया जाता है जिनमें कीटों द्वारा परागण की क्रिया होती है। मतलब पोलन कीट किन में पाया जाता है? कि उन्हीं पादपों में पाया जाएगा जिनमें जो परागण की क्रिया है वो किसके द्वारा हो? कीटों द्वारा होती है। उन्हीं पादपों में क्या होता है? पोलन कीट का निर्माण होता है, ठीक है। तो लघु बीजाणु के ऊपर क्या आ जाता है? चिपचिपा आवरण आ जाता है और कीटों से चिपक जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? पोलन कीट। अब देखो, एक छोटे से टॉपिक की बात करते हैं अपन। अब परागकोशों का स्फुटन। पराग कोश का स्फुटन। किसकी बात कर रहे हैं? परागकोश का स्फुटन। और देखो, परागकोश का स्फुटन क्या होता है कि जैसे परागकोश था, अपन जानते हैं परागकोश इस प्रकार से, परागकोश, ठीक है। परागकोश में जब लघु बीजाणु परागकोश में जब लघु बीजाणु या परागकण परिपक्व हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, तब इनका क्या होता है? स्फुटन। जैसे मानो ये अपन बात करते हैं इसका, यदि टीएस काटते हैं तो इसके अंदर क्या बनते हैं? लघु बीजाणु धानी। क्या प्राप्त होती है? लघु बीजाणु धानी, इस प्रकार से। और इनके अंदर क्या बन रहे हैं? परागकण या लघु बीजाणु। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? बाहर निकलते हैं। परिपक्व होकर क्या हो जाते हैं? बाहर की तरफ निकलते हैं। कौन? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, ठीक है। कौन निकलते हैं? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अब यहाँ पर देखो, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो लघु बीजाणु धानी है, जैसे ये लघु बीजाणु धानी की मैं संरचना की बात करूं इस प्रकार से, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? अपन ने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। कौन सी होती है? एपिडर्मिस। और जो इनर लेयर होती है, जो अंदर की तरफ होती है, वो कौन सी होती है? आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हो,
यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये कौन सी होगी, इनर लेयर, आंतरिक परत। और इस आंतरिक परत को अपन क्या कहते हैं, अंदर वाली को एंडोथीसियम, क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। ठीक है, तो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। अब देखो अंदर की तरफ यहाँ पर क्या होता है, मिडिल लेयर, और यहाँ पर टेपेटम। टेपेटम के अंदर क्या होती है, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब ये तो परागकोश। अब यहाँ पर धानी के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर सभी के अंदर। ठीक है, या आप ऐसे स्वतंत्र रूप से भी दिखा सकते हो, इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से भी दिखा सकते हैं। है क्या ये, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु। ठीक है, अब जो ये लघु बीजाणु हैं वो क्या होता है, देखो यहाँ से कल परसों अपने पिछली वीडियो में बात की थी कि एंडोडर्मिस परागकोश में जिस जगह पर नहीं पाई जाती तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, स्टोमियम। जहाँ पर एंडोथीसियम की परत नहीं पाई जाती वहाँ पर उस स्थान को क्या कहते हैं, स्टोमियम। क्या कहते हैं, स्टोमियम। और इसमें स्टोमियम में ध्यान रखना कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओस्ट सेल। कौन सी, ओस्टियोसाइट सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परागकणों का स्फुटन। अब एक आपको डेफिनेशन आनी चाहिए परागकणों का स्फुटन। स्फुटन का मतलब होता है परागकोश में से परागकणों का बाहर निकलना। क्या बोल रहा हूँ मैं, परागकोश में से परागकणों का बाहर निकलना। बाहर निकलना क्या कहलाता है, परागकोश का मतलब स्फुटन, परागकणों का स्फुटन। परागकणों का या परागकोश में स्फुटन। ठीक है, अब यहाँ पर स्टोमियम, यहाँ पे अपन पढ़े थे जो एंडोथीसियम जो परत है वो क्या होती है, एल्फा सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, एल्फा सेलुलोज की। ठीक है, और ये क्या काम करती है, नमी या आर्द्रता बनाए रखती है। नमी या आर्द्रता बनाए रखने का काम करती है। अब जब शुष्कन अवस्था आ जाती है, कौन सी अवस्था, जब शुष्कन अवस्था आ जाती है तो शुष्कन अवस्था के दौरान यहाँ पर क्या होता है, एंडोथीसियम शुष्क हो जाती है, मतलब इसकी जो कोशिकाएं उनमें खिंचाव हो जाता है, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, कोशिकाओं में खिंचाव हो जाता है। और इधर वाली कोशिका तो इधर आ जाती है, इधर वाली कोशिकाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं। और स्टोमियम में जो ओस्ट कोशिकाएं उनमें खिंचाव होकर क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। और छिद्र बन जाने के कारण, ओस्टियम छिद्र बन जाने के कारण ये जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। इसी क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, परागकणों का स्फुटन। ये जो परागकणों का स्फुटन है वो दो प्रकार से होता है, मतलब दो कंडीशन होती हैं इसकी। देखो एक तो ये हो सकता है कि भाई अभी अपन, एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अभी अपन बोल रहे थे कि भाई जो एंडोथीसियम है उसमें शुष्कन अवस्था आ जाती है, तो ये एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके द्वारा स्टोमियम बन जाता है। और स्टोमियम से क्या हो जाता है, लघु बीजाणु बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमियम द्वारा। ठीक है, और दूसरी ये कंडीशन हो सकती है कि अंदर जो लघु बीजाणु हैं, देखो चारों दानियां हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, दाब डालते हैं। लघु बीजाणु क्या करते हैं, स्टोमियम पर दाब डालते हैं। और स्टोमियम पर दाब डालते हैं तो क्या हो जाता है, स्टोमियम खुल जाता है, मतलब फट जाता है, खुल जाता है, जिसके द्वारा ये बाहर आ जाता है। तो दूसरा अपन क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर प्रेशर द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोस्पोर प्रेशर के द्वारा, दाब के द्वारा। जो लघु बीजाणु के दाब के द्वारा भी ऐसा होता है। अब एक चीज देखो, जो परागकोश का जो स्फुटन है वो चार प्रकार का होता है, मतलब चार प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, चार प्रकार से। पहले की अपन बात करें अनुप्रस्थ, कौन सा, अनुप्रस्थ स्फुटन। कौन सा स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन। और देखो अनुप्रस्थ स्फुटन क्या होता है, जैसे
ये परागकोश क्या है, परागकोश द्विकोष्ठीय, ठीक है। परागकोश का अनुप्रस्थ काटते हैं, परागकोश का क्या काटते हैं, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काटते हैं तो देखो ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से ऐसे आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो भी कण थे, ठीक है, वो क्या हो गए, परागकण क्या थे, बाहर आ गए, परागकण क्या हो गए, बाहर, माइक्रोस्पोर क्या आ गए, बाहर आ गए। तो इस प्रकार के स्फुटन को क्या कहते हैं अपन, अनुप्रस्थ स्फुटन। यहाँ से काटा, मतलब काटा क्या, जो शुष्क हो जाते हैं, पराग को शुष्क हो जाते हैं तो इस प्रकार से फट जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो क्या हो गया, ये जो लघु बीजाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। ऐसा जो अनुप्रस्थ स्फुटन होता है वो ध्यान रखना, इसका उदाहरण ध्यान रखना, तुलसी में होता है। किसमें होता है, तुलसी में, ठीक है। तो तुलसी में किस प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ स्फुटन, ठीक है, याद रह जाएगा, तुलसी। एग्जाम्पल ही पूछता है, ध्यान रखना, ट्वेल्थ क्लास में नॉर्मली क्या पूछता है, इसका एग्जाम्पल। दूसरा होता है लंबवत स्फुटन, दूसरा कौन सा होता है, लंबवत स्फुटन, ठीक है। लंबवत स्फुटन क्या होता है, जैसे परागकोश, ठीक है, ये परागकोश, ठीक है, अब ये लंबाई में कटे, ऐसे लंबाई में कटे तो इसको क्या बोलते हैं, लंबवत स्फुटन। जैसे इस प्रकार से, जैसे मटर देखा होगा आपने, ठीक है, तो मटर का जो दाना होता है, जो फली होती है वो क्या होती है, इस प्रकार से स्फुटित होती है, ठीक है। यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। माइक्रोस्पोर क्या हो गए, बाहर आ गए। तो इस प्रकार के स्फुटन को अपन क्या बोलते हैं, लंबवत स्फुटन। ये ध्यान रखना है आप अपने, जैसे कपास होती है, कपास में किसमें पाया जाता है, कपास में। और एक एग्जाम्पल और ध्यान रखना, धतूरा, कपास और धतूरे में कौन सा स्फुटन पाया जाता है, लंबवत स्फुटन। एक स्फुटन, तीसरे स्फुटन की अपन बात करते हैं तो एक होता है कपाटीय, कौन सा, कपाटीय स्फुटन, ठीक है। देखो कपाटीय स्फुटन क्या होता है कि जैसे ये द्विकोष्ठीय परागकोश, छोटा बना रहा हूँ मैं, ये द्विकोष्ठीय परागकोश, ये अनेक कपाट बन जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ऐसे कपाट बन गए इसके, और इसके अंदर जो लघु बीजाणु थे वो क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से कपाट, छोटे छोटे खंड अलग अलग हो गए, उनको क्या बोलते हैं, कपाट। ये आपको याद रखना है, बारबेरी में, किसमें, बारबेरी में कौन सा होता है, कपाटीय। और एक चौथा आता है छिद्र में, कौन सा होता है, छिद्र में, ठीक है। चौथा कौन सा होता है, छिद्र में। अब छिद्र में देखो क्या होता है कि परागकोश, ये क्या है, परागकोश। अब परागकोश में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है, परागकोश में ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है इस प्रकार से। और ये परागकोश जो छिद्र बना, उन छिद्रों की सहायता से क्या हो जाते हैं, कण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको याद रखना, मकोई में, किसमें पाया जाता है, मकोई में। तो चारों एग्जाम्पल ध्यान रखना, अनुप्रस्थ स्फुटन किसमें, तुलसी में, लंबवत कपास और धतूरा में, कपाटीय बारबेरी में, और छिद्र में, मकोई में। कहते कि उसके परागकणों का स्फुटन परागकोशों से या परागकोश में से परागकणों का बाहर निकलना परागकोश का स्फुटन कहलाता है। कैसे कि जब शुष्क अवस्था आ जाती है तो एंडोथीसियम की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण स्टोमियम खुल जाता है या फट जाता है, जिसके कारण लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। या दूसरी कंडीशन है, जब लघु बीजाणु अंदर स्टोमियम पर दाब डालते हैं तो दाब डालने से क्या हो जाते हैं, बाहर
आ जाते हैं। तो ये हो गई परागकोश के स्फुटन की बात। अब अपन नया टॉपिक पढ़ते हैं परागकणों नर युग्मोद्भिद जनन। क्या पढ़ते हैं? नर युग्मोद्भिद जनन। अब देखो, नर युग्मोद्भिद जनन, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है। अब देखो, नर युग्मोद्भिद जनन क्या होता है? ठीक है, या आप इसको परिवर्धन भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट भी, या विकास भी बोल सकते हो। डेवलपमेंट में या विकास। अब देखो, होता क्या है कि जैसे अपन लघु बीजाणु की बात कर रहे थे, ये लघु बीजाणु, इसके अंदर क्या है? केंद्रक। इसके अंदर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये जनन छिद्र, यहाँ पर क्या होते हैं? जनन छिद्र। ये कौन सा है? एक्साइन। कौन सा है? एक्साइन। ये क्या है? एंटाइन, बाह्यचोल, अंतःचोल। अंदर की तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है। अंदर और भी अंदर की बात करें, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है। और अब इसके अंदर ये तो होगी किसकी संरचना? परागकण की। किसकी संरचना हो गई? परागकण की संरचना हो गई। ठीक है, परागकण की संरचना। कौन से परागकण की? अंकुरित की। किसकी? अंकुरित। ठीक है, तो अंकुरित परागकण की संरचना। अब इसमें देखो, ये जो परागकण है वो क्या होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे थे, जो एमएमसी थी, पोलन मदर सेल्स थी, वो द्विगुण थी। उस द्विगुण से 4 परागकणों का निर्माण होता है। तो ये अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। अब देखो, अपन पढ़ क्या रहे हैं? नर युग्मोद्भिद जनन। ठीक है, कि परागकण में जनन होने से, परागकण में या लघु बीजाणु में जनन होने से नर युग्मकों का निर्माण होना, नर युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है? नर युग्मोद्भिद जनन। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखूं, ये तो अंकुरित परागकण में हो रहा है, तो लघु बीजाणु में, लघु बीजाणु में जनन होने पर, जनन होने पर नर युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद जनन कहते हैं। को क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद जनन। लघु बीजाणु में जनन होने पर नर युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? नर युग्मोद्भिद जनन। अब देखो, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है। छोटा सा क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई, जो नर युग्मोद्भिद जनन है, नर युग्मोद्भिद की फर्स्ट सेल, मतलब प्रथम कोशिका कौन सी है? प्रथम कोशिका कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा। तो याद रखना, आपको आंसर क्या देना है? लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर। याद रखना, जो मेल गेमेटोफाइट्स की जो फर्स्ट सेल है वो कौन सी होती है? माइक्रोस्पोर होती है। ठीक है। अब देखो, माइक्रोस्पोर होती है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो नर युग्मोद्भिद है, ये इसके बनने की क्रिया देखते हैं। ठीक है, तो नर युग्मक बनने की क्रिया। अब कैसे बनते हैं नर युग्मक? ठीक है, तो वो बात करते हैं। और देखो, जो नर युग्मक बनते हैं वो 2 चरणों में बनते हैं। कितने चरणों में? 2 में। अपन फर्स्ट स्टेप की बात करें, ठीक है, एक तो होता है
प्रागण से पहले, प्रागण अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है ये प्रागण से पहले। और दूसरी स्टेप होती है, सेकंड स्टेप होती है प्रागण के बाद, प्रागण से पहले और प्रागण के बाद। अब जो प्रागण से पहले है, ठीक है, कि नर युग्मक बनने की क्रिया, ठीक है, बनने की क्रिया, कि भाई जो ये नर युग्मक बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है। तो प्रागण से पहले यहाँ पर देखो, जैसे ये प्राकोश, ये क्या है प्राकोश, ठीक है। तो प्राग जो लघु बीजाणु है, जो ये जो लघु बीजाणु है, ये अंकुरित तो किस में हो जाते हैं, प्राकोश में। जैसे मैं सीधा बनाऊं यहाँ पर, ये लघु बीजाणु क्या है, ये लघु बीजाणु क्या है, ये लघु बीजाणु कहाँ पर, परागकोश में परिपक्व हो गए। इनका क्या होता है, स्फुटन, क्या होता है, स्फुटन। अब बेटा जी देखो, स्फुटन होने से पहले ही, स्फुटन होने से पहले, ठीक है, यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर स्फुटन हुआ, ठीक है। तो स्फुटन होता है तो ये परागण क्या होता है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प की, जैसे स्फुटन होता है तो यहाँ पर क्या होता है, नए पादप पर, नए पादप पर जाने के लिए कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, पोलिनेशन की, मतलब परागण की। कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, परागण की, किसको, परागण को। और पोलिनेशन आप जानते हो किससे होता है, कीटों द्वारा, ठीक है। कीट भी हो सकते हैं, जल भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है, छोटे छोटे जीव भी हो सकते हैं। तो इनके द्वारा नए पादप पर जाते हैं कौन, लघु बीजाणु, ठीक है, किसके द्वारा, परागण की क्रिया द्वारा। अब उस दौरान क्या होता है, ठीक है, एक तो देखो ये तो हो गया परागण से पहले, ये तो कौन सा हो गया, परागण से पहले फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये तो परागण से पहले कौन सी स्टेप आ गई, फर्स्ट स्टेप। और ये परागण के बाद सेकंड स्टेप, ये कौन सी आ गई, सेकंड स्टेप परागण के बाद। अब देखो परागण से पहले, पहले कहाँ पर थे भाई लघु बीजाणु, परागकोश में। पहले कहाँ पर थे, पराग कोश में। तो परागण से पहले वाली जो क्रिया होगी, परागण से पहले वाली जो क्रिया होगी वो कहाँ पर होगी, पराग कोश में। कहाँ पर होगी, पराग कोश में। याद रखना, परागण से पहले की जो नर युग्मोद्भिद जो जनन की क्रिया है वो कहाँ पर होती है, पराग कोश में। और परागण के बाद वाली जो क्रिया है, ठीक है, वो देखो कहाँ पर होती है, कि परागकण है, आए बाहर, परागण की क्रिया हो गई, और फिर नए पादप पर जाते हैं। और नए पादप पर कहाँ पर जाते हैं, देखो कहाँ पर जाएंगे, जैसे ये पुष्प की जायांग भाग, जायांग के कहाँ पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। जायांग के कौन से, नए पादप के पुष्प के कौन से भाग पर जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। तो ध्यान रखना, परागण के जो बाद वाली जो क्रिया होती है वो होती है वर्तिकाग्र पर। किसके ऊपर होती है, वर्तिकाग्र पर। तो ये दोनों पूछ लिया जाता है, छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, कि भाई परागण से पहले नर युग्मोद्भिद की क्रिया या नर युग्म बनने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो पराग कोश में। और परागण के बाद कहाँ पर होती है, वर्तिकाग्र पर। अब देखो अपन पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप, कौन सी पढ़ते हैं, पहला चरण जो इसका है परागकोश में। क्या पढ़ रहे हैं, पराग कोश में नर युग्मक कैसे काम करते हैं, परागण से पहले की क्रिया कैसे होती है। अब देखो कैसे होती है, कि अभी अपन बात करते हैं परागकोश में अंकुरित बीजाणु बन, ये लघु बीजाणु बन जाते हैं। ये मानो अंकुरित लघु बीजाणु बन गया, अंकुरित का मतलब वो अब अंकुरण के लायक हो गया, ठीक है। ये बाह्य चोल, बाह्य चोल, अंतःचोल, आगे कोशिका द्रव्य, ठीक है, और ये केंद्रक, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो प्रारंभ में
जो इसका जो केंद्रक होता है, ठीक है, वो केंद्र क्या होता है, गोलाकार, या जो ये लघु बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। और जो ये केंद्रक है वो क्या होता है, अगुणित। कैसा होता है, अगुणित, जो कि मैंने पहले ही बताया था। ये क्या होता है, परागकण क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। अब ये कोश के अंदर ही है, इस स्थिति में कहाँ पर है, कोश के अंदर ही है। और कोश के अंदर ही देखो इनमें क्या होता है, पराकोश के अंदर ही इनमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है, समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। अब देखो समसूत्री किसके अंदर, समसूत्री केंद्र के अंदर। किसके अंदर विभाजन होता है समसूत्री, केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन होता है। और देखो केंद्र के अंदर समसूत्री विभाजन होता है तो देखो क्या हुआ, ये चोल बना देते हैं इस प्रकार से, और अंदर की तरफ दो केंद्रक बन जाते हैं। अंदर की तरफ कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक, ठीक है। कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक, ठीक है। अब ये जो दो केंद्रक बने, एक, अब जो ये दो केंद्रक बने, अब इनमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर क्या होता है, कोशिका द्रव्य। और बीच में अपन रिक्तिका की बात करते थे, रिक्तिका भी पाई जाती है इनके अंदर, ठीक है, वैक्यूल, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, कोशिका द्रव्य में दोनों केंद्रकों के चारों तरफ क्या हो जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। दोनों केंद्रकों के चारों तरफ क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है। झिल्ली बनने के कारण, अब ध्यान रखना कोई भी अपने साइंस में कि कोई भी केंद्रक है, केंद्र के चारों तरफ यदि कोशिका द्रव्य और उसके चारों तरफ झिल्ली आ जाए तो वो कोशिका बन जाती है। क्या हो जाती है, कोशिका, नॉर्मल बात है ये। तो यहाँ पर अब देखो दो कोशिकाएं हो गई। कितनी कोशिकाएं हो गई, दो कोशिकाएं, ठीक है। इनमें से देखो एक कोशिका तो ये हो गई, ये वाली, ये वाली। इस कोशिका को तो नाम देते हैं, ये देखो ये जो कोशिका है आकार में बड़ी है, तो इसका जो आकार में बड़ी जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। कौन सी कोशिका, कायिक कोशिका, ठीक है, स्टेबल सेल। और ये जो कोशिका है उसको नाम देते हैं अपन जनन कोशिका। कौन सी कोशिका, जनन कोशिका। जो जनन कोशिका होती है वो लेंस के आकार की होती है। कैसी, लेंस आकार की। देखो दिख रही है ना ऐसे, लेंस, लेंस दिख रहा है ना आपको, तो ये कैसी होती है, लेंस के आकार की। कौन, कायिक, सॉरी, जनन कोशिका। और इसका जो आकार है, आकार किससे छोटा है, कायिक कोशिका से। और इसका आकार देखो, आकार कैसा है इसका, बड़ा आकार। आकार कैसा है, बड़ा, ठीक है। अब देखिए तो कोशिकाएं, अब कोशिकाओं के अंदर जो ये केंद्रक हैं उन केंद्रकों को बोलते हैं, ये इसका तो नाम दे दिया कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक। और इस जनन कोशिका वाले केंद्र को नाम देते हैं अपन जनन केंद्रक। जनन केंद्रक, कायिक केंद्रक और जनन केंद्रक। केंद्र कितने हो गए, दो, ठीक है। कितने केंद्रक हो गए, दो। तो दो केंद्रक वाली अवस्था को अपन बोलते हैं द्विकेंद्रकी अवस्था। द्विकेंद्रकी अवस्था, ठीक है, द्विकेंद्रकी अवस्था। अब यहाँ पर देखो दो केंद्र के कोशिका भी कितनी हो गई, दो। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, दो कोशिकीय अवस्था को द्विकोशिकीय अवस्था। द्विकोशिकीय अवस्था, याद रखना, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय अवस्था। अब ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि पराकोश के अंदर, पराकोश के अंदर जो लघु बीजाणु होते हैं वो स्फुटन के समय उनकी किस प्रकार की अवस्था होती है। स्फुटन के समय पराग कणों की किस प्रकार की अवस्था
होती है। तो याद रखना द्विकेंद्रकीय होते हैं और द्विकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था पूछ सकता है स्फुटन के समय, स्फुटन के समय अवस्था। ठीक है, एक पूछ सकता है कि भाई परागण से पहले, ठीक है, या वर्तिकाग्र पर जाने से पहले, वर्तिकाग्र पर जाने से पहले लघु बीजाणु किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। तो किस प्रकार के होते हैं, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय होते हैं। तो ये याद रखना है आपको, है ना। अब अपन बात करते हैं इनके अंदर की बात कि भाई ये किस प्रकार से आगे काम करते हैं। अब देखो होता क्या है इनमें कि जैसे ये अभी अपन बात कर रहे थे, देखो एक चीज क्या है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों। यहाँ पर जो ये जो कायिक केंद्रक है, कौन सा, जो कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक क्या होता है, पहले गोलाकार होता है। पहले कैसा होता है, गोलाकार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले गोलाकार होता है और बाद में क्या हो जाता है, अनियमित, अनियमित आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है, अनियमित आकार का हो जाता है। और जो इस जो साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में जो कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है, उसमें आरएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। आरएनए और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। और इसके जनन कोशिका के अंदर आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। दोनों केंद्रकों में डीएनए तो समान हो गई हुई, लेकिन यहाँ पर जो जनन कोशिका है उसमें आरएनए और प्रोटीन की मात्रा कम क्यों होती है कम, क्योंकि कोशिका द्रव्य ही कम है, क्योंकि इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य ही कम है, इसलिए इसमें आरएनए प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई परागण से पहले की बात, मतलब परागकोश में हुआ क्या। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, परागकोश में इतना सब कुछ कंप्लीट हो गया और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्फुटन होता है। क्या होता है, स्फुटन। और अभी मैंने आपको स्फुटन की परिभाषा बताई थी कि परागकोशों से पराग कणों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, परागकणों का स्फुटन। अब देखो दूसरे अपन स्टेप की बात करें, स्टेप सेकंड कौन सी थी भाई, किसके अंदर, मतलब परागण के बाद, तो वर्तिकाग्र पर। कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, कि स्फुटन के द्वारा ये कोश, परागकोश, ठीक है, ये परागकोश के अंदर लघु बीजाणु स्फुटन, यहाँ पर क्या हुआ, स्फुटन, स्फुटन होने से क्या हो गए, बाहर की तरफ आ गए। क्या हो गए, बाहर की तरफ आ गए। ठीक है, कौन, माइक्रोस्पोर, क्या हो गए, बाहर की तरफ आ गए। और आप जानते हो इनके ऊपर क्या पाया जाता है, पोलन कीट। क्या पाया जाता है, पोलन कीट। और पोलन कीट की सहायता से कीट परागण हुआ। मतलब कौन सी क्रिया हुई, परागण की क्रिया। कौन सी क्रिया हुई, स्फुटन होने के बाद में कौन सी क्रिया होती है, परागण की क्रिया संपन्न होती है। और परागण की क्रिया संपन्न होने के बाद में ये कहाँ पर जाते हैं, नए पादप के पुष्प के ऊपर, नए पादप के पुष्प। अब मैं यहाँ पर बनाऊँ इस प्रकार से, पुष्प की संरचना आप जानते हो। अब मैं बना रहा हूँ मादा जनन अंग, कौन सा है, जायांग। ये जायांग में क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। आप जानते हो इस भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये कौन सा होता है, वर्तिका। और ये कौन सा होता है, अंडाशय।
और अंडाशय में क्या होता है, बीजांड जो बीज का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये लघु बीजाणु है परागण की क्रिया द्वारा कहाँ पर जाते हैं भाई, परागण की क्रिया द्वारा ये जाते हैं वर्तिकाग्र पर। कहाँ पर जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। ये यहाँ पर आ गए और इस समय वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो इस समय यहाँ पर क्या होता है, इसकी द्विकोशिकीय अवस्थाएं होती हैं। कितनी कोशिकीय अवस्थाएं होती हैं, द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय अवस्था होती है। द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रकीय अवस्था होती है। ठीक है, अब यहाँ पर, यहाँ से चालू होता है, ये तो पहले वाली स्टेप आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कि जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र जैसे इस प्रकार से अपन वर्तिकाग्र बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिपचिपा आवरण होता है, या सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकती है, या सेलुलोज आवरण हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चिपचिपा आवरण है, ये चिपचिपा आवरण सेलुलोज के कारण, या इसके ऊपर मतलब सीलिया या फ्लैजिला, सीलिया या फ्लैजिला हो सकती है। ये सीलिया, फ्लैजिला या जो चिपचिपा आवरण है, सेलुलोजी आवरण है, ये क्या काम करते हैं, पराग कणों को ग्रहण करने का काम। किसको काम करते हैं, पराग कणों को ग्रहण करने का काम करते हैं। और वर्तिकाग्र का भी यदि काम पूछ ले तो ये बताना है कि यह पराग कणों को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक है, और वर्तिका क्या काम करती है, अभी इसका भी काम आ जाएगा एक। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर देखो कि ये जो यहाँ से मैं ये वाला इस चीज़ को समझा रहा हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ कि द्विकोशिकीय अवस्था। कितनी कोशिकीय अवस्था, द्विकोशिकीय अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रारंभ में क्या होता है, ये कौन सी कोशिका है, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और ये कौन सी है, जनन कोशिका, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब यहाँ पर क्या होती है, जो जनन कोशिका है वो कौन से आकार की, लेंस आकार की। तो ये लेंस आकार की जो जनन कोशिका है वो अपने आधार से हटती है। ये जो आधार है, ये वाला जो आधार है, इस आधार से हटती है। और आधार से इस प्रकार से हटती है, देखो तो इस प्रकार से, ऐसे। पहले तो ये कैसी थी भाई, लेंस के आकार की, जिसको अपन मतलब इसका जो केंद्र था वो गोलाकार। अब इसके अंदर ये इस प्रकार से हटना चालू होती है। ठीक है, और ये इसका कोशिका द्रव्य है और बीच में रिक्तिका। अब ये क्या हो जाती है, इस प्रकार से हट जाती है और ये चपटे आकार की हो जाती है, तर्करूपी चपटा आकार। कैसा हो जाता है, तर्करूपी चपटा आकार हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, चपटी हो जाती है। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, तर्करूपी आकार। ये है क्या, ये तो कौन सी है, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और ये कौन सी है, जनन कोशिका। ठीक है, अब यहाँ पर कायिक कोशिका और जनन कोशिका, आकार कैसा हो जाता है भाई जनन कोशिका का, तर्करूपी, इस प्रकार से डिस्क के समान। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, आप जानते हो बच्चों कि जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये मतलब जनन कोशिका तर्करूपी होने के कारण आधार से हट जाती है। तब यहाँ पर क्या होते हैं, जनन छिद्र। अब जनन छिद्र के द्वारा मैंने एक बार पहले बताया था कि जो अंतःचोल है, वो अंतःचोल क्या करता है, यहाँ पर पराग नलिका मतलब एक नलिका बनाता है। और किसकी सहायता लेता है, कोशिका द्रव्य की। किसकी सहायता लेता है, कोशिका द्रव्य की, एक नली बनाने में। उस नली को बोलते हैं पराग नली। क्या बोलते हैं, पराग नलिका बोल दो या पराग नली, पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। ठीक है, तो अंतःचोल कोशिका द्रव्य की सहायता से यहाँ पर क्या बनती है, पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है, अब पराग नली का निर्माण होने के बाद में यहाँ पर क्या होता है
जैसे ये परागकण, अब मानो यहाँ पर नली बनी, पराग नली बनी इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए ये पराग नली कहाँ पर बनती है। अपन पहले वाले चित्र में चलें, यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर छिद्र की सहायता से यहाँ पर पराग नली बनती है ऐसे। यहाँ पर क्या बनती है, पराग नली, और इसमें कोशिका द्रव्य आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पराग नली बनी, तो जो ये तर्कु रूपी जो कोशिका थी वो पराग नली में आ जाती है। तर्कु रूपी कोशिका कहाँ पर आ जाती है, पराग नली में। और ये कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। कौन सी कोशिका है, जनन कोशिका। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई इसका आकार तर्कुरूपी क्यों हो जाता है। तो तर्कुरूपी क्यों हो जाता है, क्योंकि तर्कुरूपी आकार जनन कोशिका को पराग नली में जाने के लिए सुगम बनाता है। तर्कुरूपी आकार जनन कोशिका को पराग नली में जाने के लिए सुगम बनाता है, इसलिए इसका आकार तर्कुरूपी हो जाता है। अब यहाँ पर कौन सा केंद्रक था भाई, ये पूरी कोशिका कौन सी बच गई, कायिक कोशिका। कौन सी बच गई, कायिक कोशिका। ठीक है, तो कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो भी इसके पीछे पीछे हो लेता है कि भाई तू चल मैं भी आया, वो भी इसके पीछे पीछे हो लेता है, ये पीछे पीछे आ जाता है। ठीक है, अब आने के बाद में जैसे ही आते हैं जनन कोशिका नीचे नीचे की तरफ परागनली में आती है, तो यहाँ पर जनन कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। जनन कोशिका में क्या होता है, विभाजन। वो भी कौन सा, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। मैं इसको यहाँ पर बनाऊं कि इस प्रकार से तिरछा बना देता हूँ मैं। ये परागनलिका, ये क्या है, परागनलिका। ठीक है, यहाँ पर समसूत्री विभाजन होने से दो केंद्रक बन जाते हैं। कितने केंद्रक बन गए, दो केंद्रक। ठीक है, और पीछे पीछे कौन आ रहा था भाई, कायिक केंद्रक। पीछे पीछे कौन आ रहा था, कायिक केंद्रक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस टाइम, और इसमें कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो इनकी जो रिक्तिकाएं थी, जब ये इधर आती है तो रिक्तिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस दौरान परागनली में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, नीचे आ जाता है, तो नीचे आने पर ये तो दोनों तो क्या हो जाती हैं, विलुप्त। जैसे मैं इस डायग्राम को यहाँ पर बनाऊं कि ये आगे अंडाशय, यहाँ पर बीजांड होता है इस प्रकार से। क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक है, ऐसे। तो ये कौन, परागकण, ये परागनली बन रही है, और ये परागनली नीचे की तरफ आती है इस प्रकार से। अब इस परागनली में देखो, दो तो क्या हो गए, केंद्रक, और एक क्या हो गया, कायिक केंद्रक। इन दो को तो अपन क्या बोल सकते हैं, जनन केंद्रक, या अब इनको बोलते हैं नर केंद्रक। क्या बोलते हैं, नर केंद्रक। और ये कौन सा केंद्रक होता है, कायिक केंद्रक। दो तो क्या है, नर केंद्रक, और एक क्या है, कायिक केंद्रक। अब भाई आप जानते हो, नर केंद्रकों को अपन क्या कह देते हैं, नर केंद्रकों को कहते हैं युग्मक। क्या बोलते हैं, युग्मक। कितने युग्मक हैं, दो। कौन से, नर युग्मक। और दो नर केंद्रक बोल दो, और दो नर युग्मक बन जाते हैं। किसके दौरान, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में लघु बीजाणु क्या करता है, जनन केंद्रक की सहायता से या जनन कोशिका की सहायता से दो नर युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो इस दौरान यहाँ पर क्या हो गए, दो तो नर युग्मक हो गए। ठीक है, और एक क्या हो गई, एक कायिक केंद्रक हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पराग नलिका में
पराग नलिका में केंद्रक कितने होते हैं? पराग नलिका में केंद्रक संख्या पूछ सकता है, ठीक है, या नरयुग्मक संख्या पूछ सकता है, नरयुग्मक संख्या पूछ सकता है, ठीक है, या नरयुग्मकों में मतलब काय कोशिका में विभाजन पूछ सकता है, कौन से विभाजन द्वारा नरयुग्मकों का निर्माण हो सकता है। ये किस में हुआ? ये कब होता है? वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में। अब यहाँ पर देखो, ये जो वर्तिका भाग है, कौन सा वर्तिका भाग है, ये वर्तिका भाग क्या काम करती है? लघु इसको पराग नलिका को नीचे धकेलने का काम करती है। क्या करने का? नीचे धकेलने का काम करती है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि लघु बीजाणु आए, पराग नलिका बना दी, और पराग नलिका के अंदर क्या हो रही है? जनन कोशिका समसूत्री विभाजन करती है, ठीक है। ऐसा ध्यान रखना, ऐसा किन पादपों में होता है? आवर्तबीजी पादपों में। ऐसा किस में होता है? आवर्तबीजी पादपों में। क्या आवर्तबीजी, अधिकांश आवर्तबीजी पादपों में क्या हो जाता है कि जनन कोशिका पराग नलिका के अंदर आकर समसूत्री विभाजन करती है और दो नरयुग्मकों का निर्माण करती है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताऊं, कुछ एग्जाम्पल जैसे एक आता है कुल्फा। कौन आता है? कुल्फा। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कुल्फा और एक बंदरबाटी आती है। क्या आती है? बंदरबाटी, ठीक है। बंदरबाटी मतलब हेलोपेटेलिया। क्या आता है? होलोटेलिया, पेटेली, ठीक है। तो बंदरबाटी में या होलोपेटेली में या कुल्फा में क्या होता है? पराग नलिका के बनने से पहले ही, पराग नलिका के बनने से पहले ही, यहाँ पर पहले ही क्या हो जाता है? जो जनन कोशिका है वो विभाजन कर देती है, मतलब समसूत्री विभाजन कर देती है, और क्या कर देती है? दो केंद्रकों का निर्माण कर देती है। तो याद रखना, कुल्फा में। अब देखो यहाँ पर जो नरयुग्मक बने, क्या बन रहे हैं? नरयुग्मक। ये क्या होते हैं? नरयुग्मक बात करें, इनकी बात करते हैं, तो ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। नरयुग्मक कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, खुद नहीं चल सकते, इनमें कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं है, ये सिर्फ कोशिका द्रव्य की सहायता से आ रहे हैं, ठीक है। इनमें कोई मतलब एचल है तो मतलब एकसा एचल है तो मतलब कोई कसाबिका नहीं है, एकसाबिक क्या है? एकसाबिक, ठीक है। और ये क्या है? एक कोशिकीय हैं तो भाई एक केंद्रकीय हो गई, एक कोशिकीय तो क्या हो गई? एक केंद्रीकीय। और है क्या? एक केंद्रीकीय तो मतलब अगुणित, वो स्टार से जो जनन कोशिकाएं हैं या जो लघु बीजाणु है वो अगुणित है। यहाँ पर दोनों जो काय कोशिका जनन कोशिका ये अगुणित है। फिर इनसे जो भी संरचनाएं बनेंगी वो सारी की सारी कैसी बनेंगी? अगुणित बनेगी। और जो और एक चीज देखो कि परागकण के अंदर अंदर ही नरयुग्मक बन जाते हैं। और नलिका में पूछ ले, मानो मानो आवर्तबीज पादप तो आपको पता है, लेकिन उदाहरण पूछ ले कि भाई पराग नलिका में आने के बाद जनन कोशिका में नरयुग्मकों का निर्माण होता है, उदाहरण बताइए। तो उदाहरण याद रखना आप, लीलियम। किस में होता है? लीलियम में। किस में होता है? लीलियम में। और एक और याद रखना, नीमोफिला में। नीमोफिला में। तो ये दो उदाहरण तो आपको क्या याद करने हैं कि लीलियम और नीमोफिला में, लीलियम और नीमोफिला में जब जनन कोशिका पराग नलिका में आ जाती है तब दो नरयुग्मकों का निर्माण होता है। और कुल्फा और बंदरबाटी में क्या आ जाता है कि जो नरयुग्मक बनते हैं वो लघु पराग नलिका बनने से पहले ही तरगु कोशिका नरयुग्मकों का निर्माण कर देती है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, और जल्दी ही अपन 10th क्लास का और डाल रहे हैं, जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और ताकि ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप सब पढ़ सको। धन्यवाद।